हेलो एवरीवन, वेलकम टू 20th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद C++। आज के लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे C++ के प्रोग्राम की जिसको यूज़ करते हुए हम अपने सिस्टम के ऊपर जो हमारी डेटा टाइप्स हैं उनके अगेंस्ट देखा जा सके कि हमारा सिस्टम कितनी साइज़ लेता है, कितनी बाइट्स कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंट डिक्लेयर करता हूँ तो मेरे सिस्टम पे वो 4 बाइट्स देता है या इससे कम लेता है, ज़्यादा लेता है, और उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ उसमें क्या आती हैं, मिनिमम रेंज क्या आती है, मैक्सिमम रेंज क्या आती है। तो उसके लिए हम लोग जो चीज़ यूज़ करेंगे वो क्या चीज़ यूज़ करेंगे, उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर। और इसके अंदर जो है ना, आप डेटा टाइप को जो है वो एज एन आर्गुमेंट इसको फीड करते हैं या इस साइज़ ऑफ ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं अपनी डेटा टाइप के ऊपर, और ये आपको रिटर्न कर देगा साइज़ इन बाइट्स। और जो रेंज है उसके लिए हमारे C++ में कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन हैं जिनको कि हम यूज़ करेंगे टू गेट द मिनिमम वैल्यूज़ एंड टू गेट द मैक्सिमम वैल्यूज़ फॉर दोज डेटा टाइप्स। स्टार्ट करते हैं कोडिंग और देखते हैं कि ये एक प्रोग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं, और जो फॉर्मेट ऑफ द डेटा है, यानी हम किस तरीके से इसको प्रिंट करना चाहेंगे स्क्रीन पे, तो वो कुछ यही मैकेनिज़्म जो इस चार्ट में हमें नज़र आ रहा है, हम यही फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि हम पहले डेटा टाइप डिस्प्ले करना चाहेंगे, उसके बाद हम मेमोरी में वो कितनी बाइट्स ले रही है वो डेटा टाइप वो डिस्प्ले करेंगे, और उसके बाद हम उसकी मिनिमम रेंज डिस्प्ले करेंगे और फिर उसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मेट बनता है वो कुछ यूँ बनेगा कि हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारी टाइप कौन सी है, यहाँ पर हम बताएंगे कि उसका साइज़ क्या है इन बाइट्स, और यहाँ पर हम उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो बताएंगे, और यहाँ पर जो है हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये बताएंगे। तो ये 4 चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर लिया है। अब क्विकली सबसे पहले हम लोग एक वर्कस्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ओपन करता हूँ फोल्डर को। लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हेयर, ITC वर्कस्पेस। मैंने एक फोल्डर बना के उसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद हम सिंपली इस जगह पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं datatypes.cpp के नाम से, और सबसे पहले मैं अपनी हेलो वर्ल्ड की टेम्पलेट कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी हेलो वर्ल्ड की टेम्पलेट कंप्लीट कर ली। इसको क्विकली एग्जीक्यूट करके भी चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। येस, इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हम अपनी एक्चुअल लॉजिक की तरफ आते हैं। अब हमने क्या चीज़ प्रिंट करनी है, सबसे पहले तो इस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले डेटा टाइप का जो नाम है वो हमने प्रिंट करना है। उसके बाद हमने उसका साइज़ प्रिंट करना है जो कि बाइट्स के अंदर होगा। उसके बाद हम लोगों ने उसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी है, और फिर हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये एक हमने फॉर्मेट डिफाइन कर लिया। तो इसके लिए, क्योंकि मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम इसकी हेडर्स जो हैं वो प्रिंट कर लेते हैं। अब इसको हमने क्विकली प्रिंट करके देखा तो ये सारी स्ट्रिंग जो है ना बड़ी कंजस्टेड वे में यहाँ पे प्रिंट हो तो गई है। स्पेसेस अगर हमने देनी है फॉर द टाइम बीइंग, अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसमें स्पेस दे सकते हैं। आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे एक एक स्पेस दे देता हूँ तो आखिर वाले में स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। हर स्ट्रिंग के स्टार्ट होने से पहले मैंने एक स्पेस दे दी है। तो अब इसको अगर मैं चलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ रीडेबल हो गया, लेकिन इसमें इशू क्या आएगा इस फॉर्मेट में अभी हम देखते हैं। अब सबसे पहले कैरेक्टर डेटा टाइप की अगर बात कर लें तो कैर, और हमने इसको सबसे पहले जो टाइप का नेम प्रिंट करना है तो दैट इज़ कैर। फिर हमने इसका साइज़ प्रिंट करना है तो उसके लिए साइज़ ऑफ का ऑपरेटर, और उसके अंदर हम टाइप उसकी पास करेंगे कि कैर का साइज़ निकालो। फिर हम इसकी मिनिमम वैल्यू अगर लेंगे तो वो कॉन्स्टेंट्स में डिफाइंड है। तो कॉन्स्टेंट इसके लिए क्या है, कैर अंडरस्कोर मिन, और फिर एक कांस्टेंट हमारे पास डिफाइंड है कैर अंडरस्कोर मैक्स का। और आपने अब जो स्पेसेस मैनेज करनी है वो ऊपर वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली करनी है। तो नाम जो दिया उसके बाद एक स्पेस, फिर यहाँ पर भी एक स्पेस होनी चाहिए। तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे कि यहाँ पर ये प्रिंट होगा तो उसके बाद यहाँ पर हम ये डबल कोट्स में एक स्पेस दे देंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे देंगे। अब इसको क्विकली अगर हम
प्रिंट करके देखें तो यू कैन सी कि कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है मेरे सिस्टम पर, और मिनिमम वैल्यू -1 to 8 से मैक्सिमम वैल्यू 1 to 7 तक है। तो हमने अब इसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए सारी डेटा टाइप्स के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करनी है। एक लाइन मजीद प्रिंट कर लेते हैं, फिर इसको एक इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ भी चलते हैं। तो कैरेक्टर के लिए मैं अगर ये करूँ कि इसमें मैं साइंड और अनसाइंड को भी अगर मैं देखूं कि क्या वो चीज़ भी इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है, तो अनसाइंड कैरेक्टर अगर मैंने लेना है तो यहाँ पर मैंने अनसाइंड पास करना है साथ इसके, और यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए जो कांस्टेंट डिफाइंड है मैक्सिमम के लिए, तो वो तो पता चल गया कि अनसाइंड के लिए यू साथ लग गया इधर। लेकिन जो कैरेक्टर मिनिमम के साथ आप लगाएं तो आपको पता चलेगा कि दिस थिंग इज़ नॉट डिफाइंड, ये आपको एरर दे रहा है, ये इट इज़ अनडिफाइंड। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि अनसाइंड है तो सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही होगी इसमें, तो इस वजह से हम इसको हार्ड कोडेड यहाँ पे लिखेंगे 0। और इसी तरीके से अगर मैं इसको साइंड के साथ भी कंसिडर करूं तो साइंड के लिए मुझे यहाँ पे साइंड पास करना होगा, और यहाँ पर मैक्सिमम के लिए अगर मैं एस पास करूं तो आई विल सी कि मेरे पास ये साइंड कैर के नाम से यहाँ पे अवेलेबल है, और इसी तरीके से ये एक मिनिमम वैल्यू भी मेरे पास एग्जिस्ट कर सकती है इसकी। लेट्स सी जी, तो ये मेरे पास आ गई, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कैरेक्टर के अगेंस्ट 1 बाइट आ गई, अनसाइंड कैरेक्टर के अगेंस्ट भी मेरे पास 1 बाइट आ गई, साइंड कैरेक्टर के अगेंस्ट भी 1 बाइट आ गई। लेकिन अनसाइंड कैरेक्टर में रेंज का फ़र्क है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये यहाँ पर कैरेक्टर लिखते हैं तो ये साइंड ही होगा। इसी तरीके से हम जितनी भी डेटा टाइप्स हमारे पास हैं हम उनको सबको चेक कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग फॉर दैट डिटेल मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करूंगा कि इसकी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हेडर फाइल आप लोग इंक्लूड कर लें। दिस हेडर फाइल इज कॉल्ड IOMAN IP। ये बेसिकली आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड करेगी जो कि ये टर्मिनल के ऊपर आप जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकें। अभी तो आप ये गिन के जो आप रख रहे हैं कैरेक्टर्स, अभी आपको पता है कि ये 4 कैरेक्टर्स का है, तो ये भी 4 कैरेक्टर्स का था, तो ये तो चलो मैच हो गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये इसका रिज़ल्ट जो है वो 1 आया, जो कि ये इस S के अगेंस्ट हमें नज़र आ रहा है, और बाकी की प्रिंटिंग जो है वो आगे चली गई। और इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू आई मिन वैल्यू -1 to 8, वो एक स्पेस क्योंकि मैंने इसके बाद दी हुई है ये। तो अब मैं क्या करूं कि मतलब यहाँ से मैन्युअली कैलकुलेट करके उतनी स्पेसेस दूं, दैट इज़ अ वेरी टीडियस थिंग टू डू। तो कोई ऑटोमेटेड वे तो होना चाहिए ना इसके लिए। बिल्कुल है जी। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम बेसिकली विड्थ का कॉन्सेप्ट है जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हेडर के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके लिए ये सेट विड्थ मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं विड्थ फॉर एग्जांपल 25 कैरेक्टर की विड्थ मैं कहता हूँ कि कंज्यूम करो टू टाइप दिस और टू प्रिंट दिस टाइप। मतलब कि पहले 25 कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई कर लो और उनमें से पहले 25 कैरेक्टर के अंदर अंदर ही टाइप को प्रिंट करो। तो यानी टाइप अगर हम प्रिंट करेंगे तो दैट मीन्स कि वो क्या होगा, पहले 4 कैरेक्टर्स पे टाइप प्रिंट होगा, रिमेनिंग जो 21 कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लैंक स्पेस आ जाएगी, और ये जो है फिर अगली जगह पे जाके प्रिंट होगा। लेकिन अभी आप देखिएगा कि क्या होता है। मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ, एंड बिफोर प्रिंटिंग इट मैं ये जो मैंने स्पेसेस यहाँ पे दी हुई है ना, ये मैं आई एम गेटिंग रिड ऑफ दीज स्पेसेस, और फॉर द टाइम बीइंग इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इसने यहाँ पर स्पेसेस छोड़ दिए हैं, और एक तो मैंने ये स्पेस भी ख़त्म नहीं की, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये देखिए स्पेसेस इसने छोड़ दी यहाँ पे, लेकिन आगे फिर वही कंजस्टेड स्ट्रिंग है। तो हुआ क्या है कि 25 कैरेक्टर जिसने ऑक्यूपाई किए वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जहाँ तक उसने टाइप का ई है, ये 25वां कैरेक्टर ये बनता है, और इससे पहले ये 21 कैरेक्टर उसने यहाँ पे छोड़े। तो इसका मतलब है ये राइट अलाइंड बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है। अलाइनमेंट जो है इसकी राइट अलाइंड है। उसको मज़ीद अगर हम देखना चाहें तो मैं इस साइज से पहले भी विड्थ सेट कर देता हूँ कि 25 कैरेक्टर की विड्थ में इसको भी प्रिंट करो। अब अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ
तो आप देखिएगा कि ये देखिए ये टाइप और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये 25 कैरेक्टर्स है, तो ये भी राइट अलाइंड है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी सेट विड्थ करूँगा और मैं यहाँ पर भी सेट विड्थ कर लेता हूँ। अब प्रिंट करके देखते हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ बेहतर तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारा कुछ राइट अलाइंड है। तो अब अगर मैंने इसको लेफ्ट अलाइन करना है तो उसके लिए मैं अलाइनमेंट के लिए इसको यहाँ पे बता दूंगा कि जो सी आउट अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट हमें एक दफ़ा ही बतानी है कि लेफ्ट अलाइन करो। तो अब अगर मैं इसको चला के देखता हूँ, देखें तो अब ये लेफ्ट अलाइन हो गया। तो दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये 25 कैरेक्टर्स हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 25 कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दैट मीन्स कि अब मैं इसी फॉर्मेट को अगर मैं फॉलो करते हुए नीचे प्रिंटिंग करूँ तो ये मेरी प्रिंटिंग बेहतर अंदाज में होगी। तो अब इस कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए जो मैंने वैल्यू प्रिंट की है, इसमें मैं यही लॉजिक लगाता हूँ। मैंने कैरेक्टर के लिए भी ये सारी चेंजेस कर दी हैं जो फॉर्मेट मैंने डिफाइन किया है। तो अब अगर आप देखें तो ये काफ़ी हद तक इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना बेहतर हो गई है। इवन कि मैं अगर सेग्रीगेशन भी करना चाहूँ तो मैं वो भी कर देता हूँ। तो ये कुछ डैशेस जो हैं ये मैंने प्रिंट कर दी हैं और इसके कैरेक्टर के एंड पे भी मैं कुछ डैशेस ये प्रिंट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ये किस हद तक हमें प्रेजेंटेबल वे में नज़र आ रहा है। क्वाइट गुड। तो ये देखिए कि ये हमें एक टेबल फॉर्म में अब डेटा नज़र आना शुरू हो गया है। अब क्विकली बाकी जितनी भी डेटा टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कि डिस्कस की थी उनको मैं यहाँ पर इसी फॉर्मेट से लिस्ट डाउन करता हूँ। लेट्स सी कि उनके अगेंस्ट मुझे क्या डेटा मिलता है। यहाँ पर मैंने सारी डेटा टाइप्स के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने लिख दी। कैरेक्टर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्विकली देखते हैं इंट को। तो अब ये तो लॉजिक है वही प्रिंटिंग की कि हमने 25 विड्थ ऑक्यूपाई की है। ये हमने नेम दिए टाइप के, यहाँ पर हम इसका साइज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंट का कर रहे हैं, यहाँ पे अनसाइंड इंट का कर रहे हैं, यहाँ पर साइंड इंट का कर रहे हैं। और उसके बाद हम बता रहे हैं उसको कि हमने इंट का मिनिमम देखना है, इंट का मैक्स देखना है। और अनसाइंड में वही लॉजिक कि भी अनसाइंड में आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी पता होती है 0, तो मैक्सिमम वैल्यू का कांस्टेंट हमारे पास अवेलेबल है। और इसी तरीके से क्योंकि इंटीजर जो है वो एक्सप्लिसिटली भी अगर हम साइंड उसके साथ लिख लें तो वो वही इम्पैक्ट होता है। तो लिहाजा ये साइंड इंट के लिए भी हमारे पास कोई सेपरेट कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो हम वही वाले कॉन्स्टेंट्स जो हमने इंट के लिए यूज़ किए हैं वही हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट के लिए इंट जो शॉर्ट इंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नेम्स भी उसके वही यूज़ किए हैं और यहाँ पर भी मैंने साइज ऑफ में भी शॉर्ट इंट के साथ अनसाइंड और साइंड यूज़ किया है। और शॉर्ट के लिए आप जो कांस्टेंट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाले कांस्टेंट्स यहाँ पे SHRT min और SHRT max, और अनसाइंड के लिए मैं यहाँ पे U लगा रहा हूँ। और सिमिलर इज़ द केस के ये बाय डिफ़ॉल्ट ये भी साइंड ही होता है। तो साइंड के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट नहीं डिफाइंड है। फिर ये लॉन्ग इंट मेरे पास आ गया है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी ये लॉन्ग इंट के साथ भी अनसाइंड और साइंड को एक्सपेरिमेंट किया है। इसके अगेंस्ट जो लॉन्ग मिन और लॉन्ग मैक्स प्रिंट कर लिया। सेम लॉजिक जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन की। फिर लॉन्ग इंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर साइज ऑफ में भी यही डाली हैं और इसके जो फ्लैग्स हैं वो L लॉन्ग मिन और L लॉन्ग मैक्स है। बाकी भी इसमें वही लॉजिक है जो ऊपर है। अच्छा, बिफोर गोइंग फॉर द फ्लोट, इसका ये जो कांस्टेंट है ये इसके लिए हमें एक और हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। उस हेडर फाइल का नाम है जी सी फ्लोट। तो ये जो फ्लोट से रिलेटेड हमारे पास जो ये कांस्टेंट्स हैं ये उस हेडर फाइल में डिफाइंड है। डबल से भी रिलेटेड उसी में डिफाइंड होंगे। और यहाँ पर अब देखिए कि फ्लोट के लिए मेरे पास ये अनसाइंड और साइंड का वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। मैं इसमें साइज ऑफ में इसके साथ ये साइंड या अनसाइंड पास नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट अलाउड। सिमिलरली ये डबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया और इसी तरीके से ये मैंने लॉन्ग डबल को भी यहाँ पे प्रिंट कर लिया। और यहाँ पे आप इनके कॉन्स्टेंट्स भी चेक कर सकते हैं। मैं ये वाला कोड जो है ना आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली भी इस कोड को एग्जीक्यूट करके अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ देगा ये मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली है। पॉसिबिलिटी है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग सम डिफरेंट वैल्यूज़। तो अब इस प्रोग्राम को क्विकली हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट किया
तो ये मेरे पास पूरा एक टेबुलर फॉर्म में ये सारा कुछ प्रिंट हो गया है, जिसमें मेरे पास ये डेटा टाइप नेम भी आ गए, जो मैंने उनके साइज़ निकाले वो भी आ गए, मिनिमम वैल्यू भी आ गई और मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स और इस लेक्चर से एक चीज़ अगर आप नोटिस करें कि मेरे पास जो इंट है ये 4 बाइट का है और जो लॉन्ग है ये भी 4 बाइट का है। ऐसा क्यों है? 4 बाइट का मतलब ये बनता है कि 32 बिट का। तो मोस्ट प्रोबेबली जो नए सिस्टम्स में हैं उनमें आपको ये ज़्यादा फ़र्क नज़र इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो इंटीजर है वो भी 32 बिट इंटीजर हो चुका है। तो ये क्योंकि लेगेसी और प्रिमिटिव टाइप्स भी हम इसको कह सकते हैं, तो ये उस वक्त से एग्जिस्ट करती हैं जब जो आपका इंटीजर होता था वो 16 बिट का भी होता था। तो एट दैट टाइम 16 बिट का इंटीजर होता था और दैट मीन्स के शॉर्ट शायद उसमें 1 बाइट का हो जाता होगा। तो उस केस में जो लॉन्ग था वो 32 बिट का होता था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये कोड जो है ना, ये इट माइट गिव डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंट सिस्टम्स। तो हमने इस कोड के अंदर एक तो प्रेजेंटेशन भी देख ली कि हम किस तरीके से टैबुलर फॉर्म में कंसोल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए प्रेजेंटेबल वे में अपना डेटा लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।